Okay, so third part is about the control charts. So control chart is a graph used to study how a process changes over time. तो ये डिजाइन किए थे डब्ल्यू ए शेफवार्ट ने 1924 और इसी वजह से इसको शेफवार्ट कंट्रोल चार्ट भी कहते हैं। तो एक्चुअली दैट इज ग्राफिकल डिस्प्ले और इसके लिए आपके पास कुछ लिमिट्स होती हैं जो आप डाटा सेट लेते हो। तो डिफरेंट काम जो बेसिक जो लिमिट्स होती है वो ये वाली दो होते हैं जिसको हम कहते हैं अपर कंट्रोल लिमिट, ऊपर जो ऊपर सेंटर से, एंड दैट इज लोअर कंट्रोल लिमिट। और इसके सेंट्रल में जो सेंट्रल लाइन जो होती है, जो मेन जिसके ऊपर हमने जो एवरेज लिमिट होती है उसको हम स्टेबल करते हैं। तो इस शेप में जब आपके पास ग्राफ बन रहा होता है और इस ग्राफ को हम कहते हैं कंट्रोल लिमिट, कंट्रोल चार्ट। ओके, सो ये डिफरेंट किस्म की कुछ लिमिट्स होती हैं जो कंट्रोल चार्ट बनाते वक्त हमने अपने जहन में रखनी होती है। सबसे पहले जो होती है वो होती है स्पेसिफिकेशन लिमिट्स। सो होता क्या है कि स्पेसिफिकेशन लिमिट्स जो होती है वो आपका कस्टमर आपको सेट करके देते हैं। स्पेसिफिकेशन लिमिट्स आर द टारगेट सेट फॉर अ प्रोडक्ट आर द प्रोसेस बाय कस्टमर एंड मार्केट परफॉर्मेंस। और इसको बनाया कैसे जाता है? द वॉइस ऑफ द प्रोसेस कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेटा appear on control charts applied to subgroups, guide for the process action what the process is doing। तो स्पेसिफिकेशन लिमिट्स एक्चुअली आपको कस्टमर की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है और इसी को आप लोगों ने अचीव करना होता है अपने प्रोसेस के अंदर। फिर उसके बाद आती है कंट्रोल लिमिट्स। कंट्रोल लिमिट्स आर द स्टैंडर्ड डेविएशंस लोकेटेड अबव एंड बिलो द सेंटर लाइन ऑफ एन एसपीसी चार्ट्स। तो ये वो लिमिट्स होती है जो अपर लोअर लिमिट और लोअर 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 कंट्रोल लिमिट, ये वाली लिमिट्स होती है, ये आपके जो कंट्रोल चार्ट की एक्चुअल लिमिट्स होती हैं ये वो होती है। और ये आम तौर पर जो कि अभी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन थी पीछे वो बताया गया था कि जो म्यू प्लस माइनस थ्री सिग्मा के अंदर 99.45% 75% एरिया कवर करती है। तो इसलिए जो स्टैंडर्ड लिमिट्स होती है वो थ्री सिग्मा लिमिट्स होती है। तो दीज आर सम लिमिट्स। तो यहाँ पर मेन कवर हो जाएगा, दैट इज एक्चुअली द लिमिट्स। और प्लस थ्री सिग्मा पर जो आपके प्लस है वो अपर कंट्रोल लिमिट है और माइनस थ्री सिग्मा के ऊपर आपके पास लोअर कंट्रोल लिमिट है। सेंट्रल वाली लाइन जिसका जीरो था वो आपका सेंट्रल, ये वाली जो ब्लू कलर में, सॉरी ग्रीन कलर में। फिर जो ये एरिया कवर करेंगे वो प्लस माइनस वन सिग्मा के अंदर 68, प्लस टू प्लस माइनस टू सिग्मा के अंदर 95.5 एंड प्लस थ्री सिग्मा के अंदर 99.7%। जो कि एक पूरा प्रोसेस जो है वो थ्री सिग्मा के अंडर कवर होता है, तो इसलिए 99 पॉइंट एरिया इसके अंडर कवर होता है। तो इसलिए जो नेचुरल जो एक स्टैंडर्ड लिमिट्स है वो थ्री सिग्मा रखी गई। ओके, तो ये कुछ और दूसरे लिमिट्स हैं जो हमने डिफाइन की होती है। लेट्स से जब सेंटर चल रहा होता है वहां पर म्यू प्लस माइनस टू सिग्मा, यानी कि जब आपका एक प्रोसेस चल रहा होता है और वो सेकंड सिग्मा को जाकर टच करता है इस वाली लाइन को, तो ये हम कहते हैं वार्निंग लिमिट्स। तो वार्निंग लिमिट्स को जब टच करते हैं वहां पे आपको जो आपका जो प्रोसेस है वो वार्निंग देने शुरू हो जाएगा कि ओके आपके प्रोसेस के अंदर वेरिएबिलिटी आ रही है। लेकिन जैसे ही आपका जो प्रोसेस होगा वो टू सिग्मा लिमिट्स को भी क्रॉस करके ऊपर जाएगा, तो वहां पर थ्री सिग्मा को जब आप टच करेगा देन यू नीड टू टेक एनी काइंड ऑफ एक्शन। तो वहां पर आपको अपने प्रोसेस को दोबारा चेक करना पड़ेगा कि उसके अंदर आपकी खराबी है कि नहीं है। ओके, फिर जब कंट्रोल चार्ट बनाए जाते हैं तो उसके ऊपर ये एक जनरल रूल है स्टैटिस्टिक्स का कि जब भी आप एक मॉडल बनाते हैं तो सबसे पहले मॉडल बनाया जाता है। उस मॉडल के बेस के ऊपर कुछ पैरामीटर्स हैं उनको कैलकुलेट किया जाता है। फिर उन पैरामीटर्स का टेस्टिंग की जाती है सैंपल डाटा के बेस के ऊपर। तो इसी तरह जब आप कंट्रोल चार्ट बनाते हैं
तो वहां पर भी फेज 1 एंड फेज 2 आता है। अब फेज 1 में एक्चुअली करना क्या होता है, आपने फेज 1 के अंदर आप ये करते हैं कि उसके अंदर एक जो डाटा होता है वो इकट्ठा करते हैं। डाटा इज गैदर्ड एंड एनालाइज्ड, और इसको रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस भी कहते हैं। अब रेस्ट्रो retrospective study in which the outcome have all occurred before the start of investigation। मतलब ये है कि जब आपने इसको स्टार्ट करना है तो उससे पहले जो फैक्ट प्रोडक्ट्स होंगी वो बन चुकी होंगी। तो इस तरह के एनालिसिस को हम कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस। फिर आपने जो सेकंड पोर्शन पे जो आपने काम करना है वो होता है उसकी उसके लिए आपने सबसे पहले सैम्पलिंग करनी होती है। सैम्पलिंग मतलब सब लोग इकट्ठे करने होते हैं कि आपके पास एक लेट्स एक पॉपुलेशन है प्रोडक्ट्स की, उसके अंदर 1,000 प्रोडक्ट्स पड़ी है, तो 1,000 में से कोई 10 15 20 जितना भी आपने सैंपल लेना होता है। अब सैंपल लेने के मुख्तलिफ आगे तरीके होते हैं, दैट इज सैम्पलिंग टेक्निक्स आती हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आती है, तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आ सकती है, क्लस्टर सैम्पलिंग आ सकती है। अब ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपका वो ग्रुप कैसा है, आपकी पॉपुलेशन कैसी है, होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है, तो उसकी बेस के ऊपर आपने कोई ना कोई एक सैम्पलिंग टेक्निक लेकर तो आपने सैंपल्स लेने होते हैं। प्रेफरेबली यही होता है कि आप वहाँ पर कोई ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करें जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक हो, ताकि लेटर ऑन जब उसके ऊपर आप कोई एनालिसिस अप्लाई करेंगे तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से कोई ना कोई एनालिसिस अप्लाई किया जा सके। ओके, फिर उसके बाद जब आपने सैम्पलिंग टेक्निक फाइनल करनी होती है तो फिर आपने देखना होता है कि सैंपल्स कितने लेने हैं, सैंपल्स का साइज कितना लेना है। क्या आपने एक सैंपल लेना है या एक से ज़्यादा सैंपल्स लेने हैं। अगर एक सैंपल लेना है तो उसका साइज कितना होगा, उस एक सैंपल के अंदर कितनी प्रोडक्ट्स आएंगी, 10 आएंगी, 20 आएंगी, या एक प्रोडक्ट आएगी। अब ये भी आपने डिपेंड कर रहा होता है आपके सारे पॉपुलेशन के ऊपर, या उसके अलावा कुछ और मेथड्स भी हैं हाउ टू सेलेक्ट द सैंपल साइज। फिर उसके बाद आपने उस स्टेटिस्टिक को कंप्यूट करना होता है, जो जिसको आप लेट्स से एवरेज अगर आपके वहां पर है तो उस प्रोडक्ट के अंदर उसकी एवरेज प्रोडक्शन क्या आ रही है। फिर आपने उसको स्पेसिफिकेशन लिमिट्स उसकी बनानी होती हैं, और स्पेसिफिकेशन लिमिट्स के बाद आपने वहां पर एक कंट्रोल चार्ट बनाना होता है। और सेकंड फेज के अंदर जब आप स्पेसिफिकेशन लिमिट सेट करते हैं तो वहाँ पर कुछ पैरामीटर्स आपने कैलकुलेट किए होंगे, लेट्स से एवरेज ही अगर आपके एवरेज को कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसके लिए आपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, अब दैट इज इन द सेकंड फेज। फर्स्ट फेज में क्या था, आपने डाटा लिया, डाटा के साथ आपने टेक्निक कौन सी यूज करनी है, कैसे करनी है, और वो लेने के बाद एक सब ग्रुप आता है, फिर उसमें से आपने कोई पैरामीटर सेट किए। अब पैरामीटर की कैलकुलेशन जब आपने कर ली है, वो एवरेज अगर आपने निकालनी है, एस्टिमेटेड उसके अगर निकालनी है, तो उस पैरामीटर्स के लिए अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है। और फेज 2 में उसकी वो टेस्टिंग होती है, और फिर इस टेस्टिंग अगर सिग्निफिकेंट है तो फिर इसको आगे कंटिन्यू करना होता है। और फेज 2 में जो आपका नल हाइपोथेसिस बन रहा होता है वो ये बन रहा होता है कि जो प्रोसेस है वो इन कंट्रोल है। ये आपने फर्स्ट लाजमी अज्यूम करना है फेज 2 में। तो जब जो कि नल हाइपोथेसिस होता ही ये है कि नल हाइपोथेसिस एक ऐसी assumption होती है which is established on the basis of it is true but you are making it for the rejection। तो नल हाइपोथेसिस आपने अज्यूम यही करना है कि ओके द प्रोसेस इज इन स्टेबल कंडीशन। अल्टरनेटिव में क्या है कि नो द प्रोसेस इज आउट ऑफ स्टेबल, आउट ऑफ कंट्रोल। तो देन आपने फिर शिफ्ट, आउट ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि उसकी जो एवरेज थी या उसके अंदर पैरामीटर कैलकुलेशन की उसके अंदर कोई ना कोई शिफ्ट आया है। अब उस शिफ्ट को लेकर आगे आपने सारी कैलकुलेशंस करनी है कि उसको दोबारा कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो दीज आर टू phases of making the control charts, first descriptive and second is inferential।